तो भारतीय राज्य व्यवस्था की आज आप लोग की पहली क्लास है और पहली क्लास में बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 3 शब्दों से आपकी क्लास में प्रारंभ करूंगा। 3 शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला टर्म्स आप लोग सुनते हैं वो है आर्थिक प्रणाली। ये क्या है? ठीक है, आर्थिक प्रणाली में किस विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाता है, और इसके बाद हम आर्थिक प्रणाली को देखते हैं कि आर्थिक प्रणाली कई प्रकार की हो सकती है। यदि आप कभी भी अर्थव्यवस्था शब्द को जोड़ करके केवल आप अर्थव्यवस्था शब्द बोलते हैं तो ये अपने आप में सही है या गलत है, या अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके ही पढ़ा जाता है। और एक शब्द है आपका अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो क्या हम अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं या हम अर्थव्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं? आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनमें शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि बेसिक अंतर क्या है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोग भी कम से कम इतना बेसिक तो जानते हैं। तो एक शब्द आता है आपका इकोनॉमिक्स, और एक शब्द है आपका इकोनॉमी, और एक शब्द है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब क्या है तीनों चीज़ें, एक एक करके इन टर्म से ही हम शुरुआत करेंगे। पहला शब्द है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है, पहला टर्म्स ये है। ऐसे ही कई शास्त्र हैं, राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। तो जब हम शास्त्र शब्द लगा होता है इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कई बार आप बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और दूसरा क्या है। एक तरीके से समझिए कि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि इसी से इंटरलिंक है आपकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो हमें जो पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस हैं, राजनीतिक शास्त्र हमारे पॉलिटी में नहीं है, अर्थशास्त्र हमारी इकोनॉमी में नहीं है। इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में उत्पाद और उपभोग की गतिविधियों का क्या समूह है, किस तरीके से किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादन और उपभोग, इसको लेकर के किस तरीके से किसी क्षेत्र विशेष को संरचनात्मक तौर पे विकसित किया गया है, कैसे उस क्षेत्र विशेष के संसाधनों का आवंटन को लेकर के प्रक्रियाओं को बनाया गया है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाता है ना। आप समझिए, सिंपल सी बात है। या तो किसी क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए हम तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, इंडिया भी एक क्षेत्र विशेष है, ऐसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था है, चीनी अर्थव्यवस्था है। हर एक देश की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था हो सकती है। हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हैं। तो जब हम किसी क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर देते हैं, जैसे हम गाजियाबाद में बैठे हैं तो गाजियाबाद की अर्थव्यवस्था, जब हम क्षेत्र विशेष को देखते हैं तो उस क्षेत्र विशेष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उपभोग किस तरीके से किया जा रहा है, इसका परिचालन करने वाले लोगों के द्वारा किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया गया है, यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था क्या है आपका? सबसे पहले कोई क्षेत्र विशेष निर्धारित होना चाहिए। आप कभी भी इसको एक शब्द में केवल अर्थव्यवस्था बोलेंगे तो ये गलत है। इसके आगे आपको क्षेत्र विशेष का नाम लेना जरूरी है। जैसे हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हमें पता चल गया कि हमें इंडिया के किस क्षेत्र को लेकर के आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र विशेष होता है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, और वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी। जब आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना, हर एक राज्य का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, उस क्षेत्र में कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनका परिचालन आप समझते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है, यहां पे 2 चीजें हैं आपकी, उत्पादन। उत्पादन किन किन चीजों का हो सकता है? 2 ही चीजें हैं जिनका उत्पादन होगा, वस्तुओं का या सेवाओं का, ठीक है। उत्पादन, इनको उत्पादित करना, किसके आधार पे उत्पादित करेंगे? मांग के आधार पे, जैसी मांग होगी, जैसे डिमांड होगी, है ना। और साथ ही इसका वितरण कैसे आप सुनिश्चित कराते हैं, ये जो परिपथ है यही आपका अर्थव्यवस्था है, यही आपकी इकोनॉमी है। इसी को हमें समझना है, यानी कि अंतर संबंधित है ये दोनों चीजें। उत्पादन और वितरण दोनों अंतर संबंधित हैं। किसी चीज की मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, आप उत्पादन क्यों करेंगे?
किसी चीज की डिमांड है ना, तो वो चीज आपकी जरूरत के हिसाब से आएगी। और एक चीज समझिए, ये सब जुड़ाव रखती हैं अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से समय के साथ इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे एक समय समझिए, जब शुरुआत था, पहले आप लोग इनलैंड लेटर लिखा करते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखा करते थे, है ना। अंतर्देशीय पत्र तो चलो भारतीय डाक व्यवस्था के जन्म से ये चीज व्यवस्था है, उससे पहले डाक व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो एक घुड़सवार होता था, गुप्तचर प्रणाली होती थी इस तरीके से कि राजा पता करता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। समय के साथ कितना परिवर्तन हो गया। आज यदि राजा महाराजा होते सब व्हाट्सएप का यूज करते, कहीं से भी आक्रमण हो रहा है 1 सेकंड में पता चल जाता। आज देखिए क्या है, गुप्तचरी आज भी होती है, बहुत सारे सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, हमें पता है कि भैया चाइना गलवान वैली में क्या कर रहा है, कहाँ पर कैंप लगा रहा है, कहाँ पे टेंट लगा रहा है, उसने तवांग वाले क्षेत्र पे या अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में कितनी बस्तियां और गांवों का डेवलपमेंट कर लिया, हमें पता चल गया। तो समय के साथ क्या हो रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ आपका जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो देश जितना विकास कर लेता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतने ही बेहतर की ओर बढ़ती चली जाती है ना। यानी उत्पादन और वितरण का तरीका बदल जाता है। जैसे मान लीजिए मुद्रा को लेकर ही, अब बिटकॉइंस लेकर के आ गए हम, क्रिप्टो करेंसी, आभासी मुद्रा, इसको लेकर के आके खड़े हो गए। तो हम समय, मतलब आप देखिए यूपीएससी ने सिलेबस भी जो बनाया है, तो उस सिलेबस को भी इतना डायनामिक किया है कि अर्थव्यवस्था के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी को रख दिया है। किसी देश का विज्ञान और प्रौद्योगिकी जितना बेहतर होगा, वो देश उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था को बेहतर करता हुआ चला जाएगा। यानी वहां की उत्पादन और वितरण की प्रणाली बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपके उत्पादन और वितरण की प्रणाली किस पे निर्भर करती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे। आप देखिए औद्योगिक क्रांति की बात हम करते हैं, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई, क्योंकि वहां पे उत्पादन और वितरण की प्रणाली को लेकर के जो जरूरतें थी सबसे पहले पूरी की गई। औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक जो तत्व थे पहले पूरे किए गए। विज्ञान वहां पे सबसे पहले आया। ठीक है, वैज्ञानिक खोजें चालू हुई, भौगोलिक खोजें चालू हुई, कंपास का आविष्कार किया गया, फिर विश्व के विभिन्न देशों में उन्होंने यात्राएं प्रारंभ की, बाजार की उपलब्धता की, फिर इसके बाद साम्राज्यवाद और दुनिया भर की नीतियां आकर के खड़ी हो गई। समझ रहे? तो जब किसी भी क्षेत्र विशेष में उत्पादन और वितरण को हम समझते हैं, वही अर्थव्यवस्था है। और एक तरीके से इसको लेकर के मैं बहुत सिंपल आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊं, तो एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा मॉडल है आपका अर्थव्यवस्था का, ये एक आय का वृत्ताकार प्रवाह है। मतलब पैसा जो है आपका सर्कुलेट हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा पहिया है जो सतत घूम रहा है, जो चल रहा है, रुकना नहीं चाहिए। यदि ये रुक गया तो वहीं से कहानी खराब हो गई। ये चलना चाहिए, ये कंटिन्यूअस चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसे जमा किए, पैसा जमा कर देने से आपका कुछ नहीं हो जाएगा। बैंक ये चाहता है कि आप उस पर ट्रांजैक्शन करें, मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपके होते रहने चाहिए। आप निकालें फिर जमा करें, निकालें फिर जमा करें, निकालें फिर जमा करें। तो जब आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्रिएट होगा, आय का वृत्ताकार प्रवाह क्रिएट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप बताऊं, मान लीजिए एक फैमिली, एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, और उस परिवार के द्वारा क्या किया गया, कोई भी कार्य करते हैं हम लोग, किसी भी प्रणाली में जुड़े हो सकते हैं, किसी भी इकोनॉमिक कार्य में हम जुड़े हो सकते हैं। तो इस परिवार के द्वारा मान लीजिए कोई कार्य किया जाता है, कोई व्यावसायिक कार्य किया जाता है, या व्यावसायिक फर्म स्थापित की जाती है ना, एक व्यावसायिक फर्म स्थापित की जाती है। तो जब भी कोई परिवार एक व्यावसायिक फर्म को स्थापित करता है ना, तो क्या क्या लगाएगा, इसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिना पूंजी के आप कोई भी कार्य कर सकते हैं? आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। यही चीज देश के लिए भी लागू होता है। जब देश बड़े बड़े उद्योग लगाएगा तो क्या चाहिए, सबसे पहली जरूरत होती है कैपिटल। आपके पास पूंजी नहीं है तो आप करोगे क्या? हर चीज आपके पास उपलब्धता। पूंजी के बाद दूसरी जरूरत क्या है, श्रम की जरूरत पड़ेगी। आपके पास श्रम होना चाहिए, बिना लेबर के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। स्किल्ड होना चाहिए, अनस्किल्ड होना चाहिए, दोनों की जरूरत पड़ती है। सब स्किल्ड हो जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, और सब अनस्किल्ड रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। यहां पे विज्ञान जुड़ जाता है, श्रम विज्ञान युक्त भी होना चाहिए और श्रम साध्य भी होना चाहिए। तीसरी चीज किसकी जरूरत पड़ती है, भूमि की जरूरत पड़ती है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। लैंड, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, जमीन ही नहीं तो कहाँ डेवलपमेंट करोगे। जैसे जापान है, आज जापान देखिए कहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, विश्व के अन्य देशों में वित्तीय निवेश कर रहा है, अपनी फाइनेंस, उसके पास पैसा है तो उस पैसे को क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। भारत में बड़ी बड़ी सड़कें, जितने भी आधारभूत, सबको लोन भारत सरकार को जितना पैसा चाहिए दे रहा है। यूनाइटेड नेशन के लिए फंड चाहिए, जापान ने दे दिया। 0.25 के ब्याज दर पे करोड़ों रुपए की संपत्ति जापानी दे करके पूरे विश्व से कमा रहे हैं। तो समझने का प्रयास करना है कि इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल है जिसको मैं आसान शब्दों में कहूं कि आर्थिक आदान प्रदान की अवधारणा है। ठीक है, अब देखिए इस परिवार ने क्या किया, पूंजी, श्रम और भूमि इसको लगाया। अब इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, या तो ये परिवार ने अपनी कैपिटल लगाई, या तो ये परिवार इस व्यवसायिक फर्म में, हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं ना। मान लीजिए ये एक कंपनी है, इस कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूं, है ना, तो यहां पे मैं श्रमिक के तौर पे ही हूं, एक स्किल्ड श्रमिक के तौर पे हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ तो लाभ मिलेगा ना। यदि मैं एक श्रमिक की तरह काम कर रहा हूं तो मुझे बेज मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, वापसी में आ रहा है ना मेरे पास कुछ ना कुछ। यदि मैंने इस व्यवसायिक फर्म को, मान लीजिए आपका घर है, आपने किराए से उठा दिया, है ना, तो आपको रेंट प्राप्त होगा उसका। ये ऑफिस आपका खुला हुआ है या जहां भी आप रह रहे हैं, तो आप उसका क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। अब यहां पे क्या हो गया है, शहरों में एक सिस्टम हो गया है आपका, आप अपना घर तो खरीदिए लेकिन वो भी रेंट में ही है। आपने अपना घर क्या किया, फाइनेंस करा लिया, मान लीजिए फाइनेंस करा लिया, गाड़ी फाइनेंस करा ली, तो क्या है, आपने, आपका पैसा नहीं है, बैंक ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन हर मंथ आप क्या करेंगे, उसकी ईएमआई भरेंगे, वो भी एक रेंट है कि नहीं है ना। तो सिंपल आसान भाषा में, या तो आप इससे मजदूरी प्राप्त कर रहे होंगे, या तो आप इससे किराया प्राप्त कर रहे होंगे, या तो आप इससे लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, किराया प्राप्त कर रहे होंगे, या तो इससे आप लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, है ना, कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा व्यवसायिक फर्म में, तो इससे आप लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। या फिर आपने यदि केवल पूंजी लगाई है तो आपको ब्याज भी मिल सकता है, इसका इंटरेस्ट भी मिल सकता है, कुछ इस रूप में आपके पास, है ना। तो यहां पे देखिए, ये आपने इन्वेस्ट किया, ये आपको प्राप्त हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सिंपल आसान भाषा में, ठीक है। अब देखिए, जो ये व्यवसायिक फर्म है, इस व्यवसायिक फर्म के द्वारा इस परिवार को क्या क्या उपलब्ध करा रही होंगी। अब देखिए आपको ऐसे अब ये व्यवसायिक फर्म भी कुछ तो कर रही होगी ना, आप ऐसा थोड़ा ना कि व्यवसायिक फर्म पे ये भी कुछ ना कुछ कर रही है ना, ये भी, इसका भी ओरिएंटेशन, इसको भी तो मार्केट चाहिए, बाजार इसे भी चाहिए, लोग इसे भी चाहिए, तो ये क्या कर रही होगी, ये वस्तुओं की सेवा दे रही होगी, आपको वस्तुओं की सेवा दे रही होगी, वस्तुओं की सेवाएं प्रदान कर रही होगी आपको। जैसे आप आजाद आईएएस अकेडमी में जुड़े हुए हैं, आजाद ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो यहां पे क्या आपको प्राप्त हो रहा है, आपने फीस दी और हम आपको क्या दे रहे हैं, आप यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, अपना जो भी आपका कैरियर रिलेटेड क्लास हम कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पैसा देते हैं, आपको वो मिलता है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु आपको कुछ ना कुछ मिलता है वहाँ से, ठीक है। सर्विसेज प्राप्त होती हैं आपको, चाहे गुड्स के तौर पे हो, क्या चाहे सर्विसेज के तौर पे हो, पहली चीज़ तो ये। लेकिन जब आप ये पा रहे होंगे तो आप इसको क्या दे रहे होंगे, इसको क्या दे रहे होंगे, उपभोग जो भी करेंगे उसके लिए आपको, उपभोग के लिए क्या करना पड़ रहा होगा, आपको व्यय करना पड़ रहा होगा, उपभोग के लिए व्यय करना पड़ रहा होगा। एक हॉस्पिटल भी जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपको सर्विसेज देगा, समझ रहे हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, और यही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। यानी आपने इसको डेवलप किया और इसने इस तरीके से, तो पैसा क्या हो रहा है, रोटेशन में है कि नहीं है रोटेशन में। ये पैसा यहां आपने लगाया, ये पैसा जनरेट कर रहा है। अब ये आपको व्यवसायिक फर्म ये लाभ, ब्याज, मजदूरी, किराया कहां से दे देगा, जब तक इसको ये प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जब तक इसको इनकम प्राप्त नहीं होगी, आपको कैसे देगा, या किसी को कैसे देगा। मान लीजिए ये कंपनी है, इस कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यदि ये कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा तो कौन क्या करेगा बताइए, एक टाइम का भोजन भी नहीं ले पाए तो। और आप लोग कहते हो सर फीस लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप इकोनॉमी के फ्लो को तोड़ रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उससे क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान है।
वो तो गवर्नमेंट अपने उससे दे रही, तो आप इकोनॉमिक फ्लो को तोड़ रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि बिल्कुल आसान भाषा में समझाना चाहूं तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था या कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन और वितरण को लेकर के काम हो रहा है। बस ये आपकी अर्थव्यवस्था है, उत्पादन और वितरण, इसी पे काम करना है। और सबसे बड़ी चीज है ये जो इनकम का सर्कुलेशन है ये कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। इसकी जरूरतें ये पूरा करता रहेगा, इसकी जरूरतें ये पूरा करता रहेगा, बस यही है और कुछ नहीं। चैनल क्रिएट हो गया एक। बताएं, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आसान शब्दों में क्या समझा आपने? भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है या कोई भी अर्थव्यवस्था क्या है? अभी हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अभी हम अर्थशास्त्र तक पहुंचे नहीं है। ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं समझ रहे हैं मैं जितनी बात समझा रहा हूं? समझ में आ रही है मेरी बात सभी को? कोई बात नहीं, देखो मेरी आवाज कान तक जानी चाहिए। कैमरा जूम आउट कर दीजिए, इन सब चीजों पे थोड़ा सा दिमाग कम लगाइए आप लोग। सिर्फ सुनिए, अब क्लास करिए, क्योंकि अभी आप किसी भी चीज में करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात को? ठीक है, छापेंगे भी साथ साथ। आपको लग रहा हो कि छप नहीं रहा है तो छपेगा भी, पहले समझना है। ये होगी आपकी अर्थव्यवस्था। ठीक, तो मैं अर्थव्यवस्था एक अंतर संबंधित है कि नहीं है? इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। यह एक अंतर संबंधित व्यवस्था है जिसमें सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, हम सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, एक अंतर व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण की गतिविधियों का एक बड़ा समूह के तौर पे काम करता है। उत्पादन हो रहा है और उसका वितरण हो रहा है। यह भी निर्धारित करने का प्रयास करता है कि कैसे संसाधनों को आवंटित किया जाए, वितरित किया जाए, उनका संकेंद्रण ना हो सके। इकोनॉमी इसका भी काम करती है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करती है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनके उपभोग के लिए अर्थव्यवस्था जो है परिचालन करने के लिए उसके अंतर्गत जितने भी लोग होते हैं उनको उससे जोड़ने का प्रयास करती है। और इसी से बहुत सारी अवधारणाएं, समावेशी विकास होना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, सबके पास व्यवस्थाएं पहुंचे, तो ये आपकी अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था आपने समझ लिया व्यवहारिक रूप है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है? एक व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र क्या है? ये तो हो गया अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की, कि अर्थशास्त्र क्या है, ये शब्द क्या है? बताइए आप में से कोई। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो इन सब का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन, वितरण, उपभोग, ये कैसे होगा, क्या सिस्टम क्रिएट करेंगे। जैसे आपको नीति शास्त्र में मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया था कि नीति शास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। और नैतिकता क्या है? जब हम उस विज्ञान को आचरण में लाते हैं। वैसे ही अर्थशास्त्र क्या है? एक सैद्धांतिक पक्ष है। ये क्या है? सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक अध्ययन, सैद्धांतिक पक्ष। और अर्थव्यवस्था क्या है? व्यवहारिक पक्ष। तो ये व्यवहार है जो हम व्यवहार में लाते हैं, जो हमारे बिहेवियर में है। और सिद्धांत क्या है? जो जिसके माध्यम से अध्ययन करते हैं कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन, वितरण, उपभोग में संबंध रखने वाला एक सामाजिक विज्ञान क्या है? अर्थशास्त्र। और उसका व्यवहारिक रूप है अर्थव्यवस्था। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। कोई भी देश अपना इकोनॉमिक सिस्टम को चुनता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? आर्थिक प्रणाली क्या है? ये एक अलग चीज है। आर्थिक प्रणाली का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाए और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसको अपनाया जाए। ये आर्थिक प्रणाली है। अब जैसे हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीपल प्रॉब्लम है। जैसे गरीबी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, कुपोषण की समस्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे देश में आपको क्या लगता है? जैसे एक परिवार है, उस परिवार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो एक आदमी कमा रहा है और बाकी सब खा रहे हैं। क्या वो परिवार विकास कर पाएगा? कितना करेगा? 200 रुपए कमा रहे हैं, शाम को सब खत्म हो जा रहे हैं।
और कर्ज लेके भी खाना पड़ सकता है। तो क्या होगा, हाथ और चाहिए और लोग आए जो सहायता करें, तभी होता है। घर पे एक दो सदस्य और लग जाते हैं, घर में जो बड़ा भाई होता है उसका बड़ा अलग ही रोल होता है, अलग ही टेंशन में जीता है वो। भगवान ने बड़ा क्यों बनाया, सब तो ठीक है, पैदा कर दिया, हर चीज़ ठीक है, ये चार में सबसे बड़ा मुझे बना दिया, अब वो सबसे ज़्यादा टेंशन में रहे। घर में जो सबसे बड़ा भाई होगा ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बड़ी भाई बड़ा बहन कोई भी हो, दोनों बराबर ही हैं, उसके मन में एक अलग तरीके की दुविधा चलती है। वो अपने आप को कुछ दिनों बाद जो है पिताजी की तुलना में आके खड़ा हो जाता है, वो अपनी जितनी भी सुख सुविधाएं उनको त्याग देता है और लग जाता है कि कैसे मैं कुछ करूं। याद देखिएगा हमेशा किसी भी घर में सबसे जल्दी सफल होने वाला व्यक्ति वही होगा, क्योंकि वो स्ट्रगल को फील करता है। ठीक है, तो होता क्या है, अब देश में इतनी सारी प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, इन मल्टीपल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, ये हम इकोनॉमिक सिस्टम से डेवलप करते हैं कि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए। आपके घर में एक आदमी कमाना चाहिए, 10 कमाने चाहिए, सब कमाने चाहिए, महिलाएं घर से बाहर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। अब जैसे ये शहर है, गाजियाबाद है, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, वुमेन को वर्किंग रखा जाता है। गांव में भी महिलाएं वर्किंग होती हैं, आपको नहीं लगता? खेती किसानी, गाय बछड़ा पशुपालन, सब में तो महिलाएं लगी हुई हैं, पुरुष के बस का नहीं है एक दिन में मर जाए, है ना। तो गांव में भी महिलाएं वर्किंग है, शहरों में भी महिलाएं वर्किंग है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे घर से बाहर कामकाजी महिलाएं हैं, वहाँ पे अपने ही घर के अपने ही कार्य को कर रही हैं, या फिर गांव में भी आप देख रहे हैं कि अब महिलाएं मजदूरी के लिए भी बाहर निकल रही हैं, चाहे मनरेगा जैसी स्कीम हो या अन्य किसी भी तरीके के कार्य हों, असंगठित कार्यों में भी महिलाएं संलिप्त हो रही हैं। ठीक है, तो आपके घर का पहले क्या था, पहले एक रेडिकल सोसाइटी थी, रेडिकल सोसाइटी की भाई हम महिलाओं को घर से बाहर काम, श्रम विभाजन बांट लिया कि महिलाएं घर के अंदर का काम, हम बाहर का काम। ठीक है, पर्दा प्रथा थी, सामाजिक बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी चिंताएं थी। वो चिंताएं अब क्या हुई, समय के साथ जैसे जैसे तर्क विज्ञान एजुकेशन ये सब चीज इन्वॉल्व हुई, अर्थव्यवस्था का एक नया रूप देखने को मिला। तो आपके घर की क्या आर्थिक प्रणाली होगी, वैसे ही हमारे देश की क्या आर्थिक प्रणाली होगी, ये भी हम ही निर्धारित करेंगे कि देश में सरकार कुछ करेगी क्या। यदि सरकार करेगी तो क्या केवल सरकार ही करेगी या निजी संस्थान भी कुछ करेंगे। तो यदि केवल सरकार करेगी तो सामाजिक अर्थव्यवस्था, या केवल निजी संस्थान करेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यदि दोनों मिलकर करेंगे तो समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ रहे मेरी बात को? वही आर्थिक प्रणाली है। आर्थिक प्रणाली का मतलब कि किसी देश में क्या प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, इनका समाधान कैसे निकलेगा, क्या हमें मिलकर काम करना पड़ेगा या हम अकेले करेंगे। तो ये तीन शब्द हैं। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष है जो समझता है कि किस तरीके से उत्पादन बनाया जाए, कैसे, ये वो अध्ययन करने का काम करता है, समय के साथ चीजों को अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार की थ्योरी हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। और अर्थव्यवस्था क्या है, इसका व्यवहारिक पक्ष है कि किसी क्षेत्र विशेष में कैसे हमें उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित कराना है। और आर्थिक प्रणाली क्या है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अपनाया गया एक मॉडल है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, हमने कहा कि भाई भारत सरकार सिर्फ अकेले काम नहीं करेगी, हम प्राइवेट, हम बीएसएनएल भी होगा तो जियो भी होगा। अब गवर्नमेंट ने मॉडल धीरे धीरे शिफ्ट किया है, आप देख रहे हो विनिवेश की तरफ जा रहे, गवर्नमेंट करेगी, हम धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि सब निजीकरण की तरफ चला जाए, उसकी तरफ हमारा झुकाव ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि अभी देश में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। आप खुद देखिए, बीएसएनएल यदि होता, मैं अभी भी बीएसएनएल है, सरकार अभी उस पर काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रही हम 5G जो है बीएसएनएल के थ्रू ही लाएंगे, ठीक है। तो आपको जियो के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, है ना। आज 650-700 रुपए का रिचार्ज कर दिया जियो ने, कल के दिन 1000, 2000, 3000 का भी कर सकता है। तो अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास पैसा आ रहा है, वो चाहे 2000 का हो चाहे 3000 को सर्विसेज का उपयोग कर रहा है। लेकिन यदि सरकारी भी होता, क्योंकि सरकार को तो टैक्स पहुंच ही रहा है ना, तो यदि सरकारी बीएसएनएल भी होता तो जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, सरकार थोड़ा ना ऐसे पैसे बढ़ाएगी, तो सरकार उस पर सब्सिडी देती या कैसे भी करके उसके मूल्य इतने रखती, क्योंकि सरकार लाभ पे काम नहीं करती है, निजी कंपनियां लाभ पे काम करती हैं, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि प्रॉफिट कैसे होगा। और सरकार का काम कैसे होता है, लोक कल्याण कैसे होगा, जनता का कल्याण कैसा होगा। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बनाई गई है, ठीक है। जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार बैठी हुई है, तो लोकतंत्र यानी जनता की सरकार है,
तो जनता के लिए नीतियां बनानी, जनता की योजनाएं बनानी। जैसे सरकार ने कहा, क्या कहा कि अब 5 लाख तक का इलाज कोई भी किसी भी अस्पताल में कराए, कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे देंगे। आयुष्मान भारत योजना लेकर के आ गए। सरकार क्या करी, पब्लिक वेलफेयर, जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है पब्लिक को बांट दे रही है। तो यदि सरकारी संस्थान रहेंगे तो शायद, अब जैसे कि विस्तारा एयरलाइन से बड़ी महंगी है, इंडिगो बहुत महंगा है, स्पाइस जेट बहुत महंगा है, तो हम क्या था, एयर इंडिया में उड़ते थे। सरकार को क्या लगा, अरे एयर इंडिया बेचने से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, प्राइवेट जितने भी, तो एक समय अभी जो आसानी से जो चीजें सुविधा है, अब रेलवे है, कितने टिकट में आप जाते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए के टिकट में आप लोकल यात्राएं पैसेंजर ट्रेनों से करते हैं। अब तो टिकट बढ़ा दिए गए, लेकिन यही सब प्राइवेट हो जाए तो फिर उनकी मर्जी चलेगी, सब गतिमान एक्सप्रेस की तरह बढ़ाएंगे किराए कि भैया फ्लेक्सिबल टिकट है, हम 2000-3000 का टिकट का, तो आम आदमी जो है उसकी पहुंच से चीजें ना दूर हो जाए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे लो इनकम ग्रुप बहुत ज्यादा है, मध्यम आय के लोग बहुत ज्यादा है, बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास उच्च आय का दर्जा, या जहां पे उच्च आय है वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली में रहिए, आप कितना कमाइएगा, सब कम पड़ जाएगा आपको। भौतिकवादी समाज है यहाँ पे। गांव में वही 10-20 हज़ार रुपये बहुत है, 10-20 हज़ार में आपका सब सुविधाएं हो जाएंगी, चीज़ें इतनी महंगी नहीं है। यहाँ पे 10-20 हज़ार आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए, किराए में ही पता चला खत्म हो गए, कन्वेंस में ही आपका जीरो हो गया। समझिए बात को, ठीक है। तो ये 3 शब्द हैं, पहले तीनों से मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, छापना जरूरी है थोड़ा सा, शुरुआत यहीं से है तो आरंभ में लिख लीजिए। लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझ में आया कि नहीं आया आपको, समझ में आ गया ना इतना बात, इतनी 3 शब्दावली समझाई मैंने, तीनों समझ में आ गई। चलो सबसे पहले इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लिखे वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंध रखने वाला, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंध रखने वाला सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है। बेटा क्या देखना चाहते हो, अभी कुछ लिखा ही नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूं बस उसको छापो, बस ये दिमाग में बैठा लो, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, ठीक है। ये लो, अभी क्लास में अनावश्यक डिस्टरबेंस नहीं करना है आपको, ठीक है। जो बोल रहा हूं उसको सुनना है, सब यहाँ पे समझ में आ रहा है, जहाँ पे मुझे लगेगा दिखाना वहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, अर्थशास्त्र के बारे में। तो लिखे वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन वितरण उपभोग से संबंध रखने वाला सामाजिक विज्ञान है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, व्यवसाय, कोई इंडिविजुअल है ना, आप, कोई व्यवसाय, सरकारें और राष्ट्र कैसे अपनी आवश्यकताएं और जरूरतें पूरी करने के लिए, कैसे अपनी आवश्यकताएं और जरूरतें पूरी करने के लिए यह निर्धारित करने का प्रयास करते हुए, संसाधनों का आवंटन करने का विकल्प चुनते हैं। संसाधनों का आवंटन करने का विकल्प चुनते हैं। संसाधनों का आवंटन करने का विकल्प चुनते हैं, ठीक है। कैसे संसाधनों को आवंटित किया जाए, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो संसाधनों को आवंटन करने का विकल्प चुनते हैं कि कैसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए
कि कैसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन समूहों को प्रयासों का संगठन और समन्वय करना चाहिए। इन समूहों को प्रयासों का संगठन और समन्वय करना चाहिए। संगठन और समन्वय करना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है। जो हम ये बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र में हम एक क्षेत्र विशेष के उत्पादन और वितरण को ध्यान में रखते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तो अर्थशास्त्र क्या कर रहा है, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे वितरण को और बेहतर किया जाए, इन सब का अध्ययन करना, इसके लिए सिद्धांत बनाना, सिद्धांतों को व्यवस्थित करना, ये क्या है आपका अर्थशास्त्र। अब दूसरा डालिए हेडिंग अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इसमें एक ग्राफ मैंने बनवाया था, ये ग्राफ अभी बाद में बनाएंगे, ये वाला पहले लिखिए। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग, अर्थव्यवस्था अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का बड़ा समूह है। अर्थव्यवस्था अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का बड़ा समूह है, जो यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि कैसे दुर्लभ संसाधनों को आवंटित किया जाए, जो यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि कैसे दुर्लभ संसाधनों को आवंटित किया जाए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग का उपयोग अर्थव्यवस्था के भीतर रहने, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग का उपयोग अर्थव्यवस्था के भीतर रहने और परिचालन करने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, परिचालन करने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसा अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग की गतिविधियों का समूह है। उत्पादन और उपभोग कैसे इसको करना है, इससे जुड़ा हुआ है आपका अर्थव्यवस्था। और इसको कैसे मैक्सिमम उत्पादन करना और कैसे सब तक पहुंचाना है, बस यही अर्थव्यवस्था। और क्या कर रही है सरकार? पैसा इकट्ठा टैक्स के रूप में कर रही है और सबके ऊपर लगा दे रही है। आप भी क्या कर रहे हो? आप भी तो कहीं ना कहीं पे जुड़ाव रखते हैं ना। जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उत्पादन कर रहे हो और फिर उसका वितरण कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो और फिर वितरण कर रहे हो। तो हर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही कार्य में लगा हुआ है अर्थव्यवस्था में, उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, एक शिक्षक के तौर पे मैं क्या कर रहा हूं? आपको सेवाएं दे रहा हूं,
मेरे अंदर यदि ज्ञान ना हो तो मैं शिक्षक नहीं हो सकता। तो मैंने अपने आप पे एक कार्य किया होगा, ये स्किल डेवलप किया होगा, और फिर इसको क्या कर रहा हूँ, वितरित कर रहा हूँ। पहले मैंने उत्पादन किया, अपने अंदर जनरेट किया, और फिर मैंने इसको क्या किया, वितरित किया। हर चीज में सिर्फ यही है, यही इकोनॉमी है, सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, यहां पे जितने हैं सबको दे रहा हूं। जो भी मैं ये कपड़े पहना हुआ हूं तो एक क्या है, कपड़े की शॉप को भी मैंने पे किया, उसने मुझे ये दिया, ठीक है। कपड़ा वाला भी कहीं से लेकर आया होगा। तो आपकी जो एक नोट है ना, वो मल्टीपल टाइम क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। वो एक नोट का सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए, वो एक हाथ में नहीं रुकी रहे। जैसे अभी कल निकला है ना कानपुर में, वो कन्नौज में एक इत्र व्यापारी 200 करोड़ रुपया निकल आया उसके यहाँ पे। 200 करोड़ रुपए डंप था। वो किस काम का, वो अर्थव्यवस्था का बाधक तत्व है। तो एक नोट एक जगह ना रुके, इसके लिए किया गया प्रयास ही अर्थव्यवस्था है। एक नोट दौड़ती रहे, वो चलती रहे, और जब फट भी जाए तो आरबीआई के पास फिर जमा कराओ। ये खराब हो गई आपकी नोट्स, इसमें देखो नोट का नंबर लिखा होना चाहिए। आरबीआई फटी से फटी नोट आपसे वापस कर लेगा, फिर नई उसी नंबर की नई नोट जारी कर देगा, नई मुद्रा जारी कर देगा उसी, बस नंबर वो जिंदा रहना चाहिए। आरबीआई को ये पता है कि ये नंबर आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, अब इसकी नई मुद्रा जारी कर दो, रिप्लेस कर दो मनी को। तो हो बस यही रहा है, पैसे को गोल 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 घुमाया जा रहा है, किसी एक के हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है। आपके पास पैसा आएगा, आप फिर जरूरतें उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाओगे अपने। जितना पैसा है उतना आप उसको रोटेट कर रहे हो, रोटेशन ही है। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, 200 300 400 रुपए कमाता है, फिर सारा मार्केट को वापस लौटा देता है। कोई है व्यक्ति ऐसा जो पूरा पैसा इकट्ठा करे और बस अंदर रखता जाए, मार्केट को ना पहुंचाए, ठीक है। कुछ सरकार को टैक्स के तौर पे आप दे देते हो, कुछ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हो। तो जो कुछ भी खा रहे हो, आप अर्थव्यवस्था के अभिन्न हिस्से हैं, आप इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पहिए हैं, ठीक है। बस यही इकोनॉमी है और कुछ नहीं। अब यही तो पढ़ना है हमें कि बैंक क्यों बना दिए गए भाई। अच्छा, बैंक क्यों बनाए गए, बैंक भी इसलिए बने, गोल गोल पैसा घुमाओ, बैंक इसलिए बने। नहीं है पैसा, लेके जाओ, लो, लोन पे लो। नहीं है, लो खरीदो, ये लोन पे लो, कार खरीदो। कैसे नहीं खरीद रहे हो, लो पैसा लो, फ्लैट खरीदो। समझ रहे, आपको जबरदस्ती पैसे दे करके आपको इकोनॉमी का हिस्सा। तो बस इसीलिए सारी संस्थाएं बनी हैं, सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं। आरबीआई बस इस पे ऊपर से बस दृष्टिपात करता है कि सब सही चल रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा धांधली कर रहा है, कहीं पे कोई नोट कोई अपने पास रोक तो नहीं ले रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, वो भी इसी पे देख रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि बंद करके रख लिया घर की दरवाजों में, खिड़कियों में। पैसे को रोटेशन में होना चाहिए बस पैसा। इसी के लिए सब संस्थाएं हम पढ़ेंगे जितनी पढ़ेंगे, यही है और कुछ नहीं है अर्थव्यवस्था, ठीक है। कि एक क्षेत्र विशेष में चलने वाली ये सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग कर रहे हैं कि एक अंतर संबंधित उत्पादन और उपभोग की गतिविधियों का बड़ा समूह है, ठीक है। आपके घर की भी अर्थव्यवस्था हो सकती है। आप अपने घर की, गांव की, कस्बे की, तहसील की, जिले की, राज्य की, प्रदेश की, वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की बात भी करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है। अमेरिका नंबर 1, चाइना दूसरे नंबर पे, इसके पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है, इसके पास इतना सोना है। अब आपके पास भी तो होगा फॉरेक्स रिजर्व, सोना होगा ना घर पे, कुछ ना कुछ गोल्ड तो होता ही है ना हर आदमी के घर पे, कुछ तो गोल्ड आपकी आपकी अर्थव्यवस्था है। हो सकता है आपकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये की हो, 2000 की हो, 10,000 की हो, 1 लाख रुपए की हो, भारत सरकार 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की हो, अमेरिका की इससे ज़्यादा की हो। तो हर व्यक्ति के पास पैसा है और उस पैसे को गोल गोल आप भी घुमा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पैसा रखा है तो पैसा से पैसे कमाते हो ना। आप क्या करते हो, बैंक में जमा कर दो, 2-2.5% ब्याज आ जाएगा। आप क्या करते हो, इंश्योरेंस बीमा करा देते हो, कल के दिन मुझको बुखार जुखाम सर्दी कुछ भी हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस से मेरा कवर हो जाएगा मामला। हेल्थ इंश्योरेंस वाले ने आपसे पैसा लिया, उसने भी गोल गोल कहीं घुमा दिया, लगा दिया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, दुनियादारी में। कोई भी पैसा रोक लेगा, फंस जाएगा। इसलिए पैसा तो रोकना ही नहीं है, पैसा ही सर्कुलेशन की चीज़ है। यही अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इसी का ही पूरा खेल है, यही तामझाम पढ़ना है पूरा। इसके अलावा ना तो कुछ समझना है ना तो पढ़ना है।
तो शायद अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थव्यवस्था क्या है। आप दिन भर अर्थव्यवस्था को सर्कुलेट करते हो, बस दिन भर कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, किताबें खरीदते हो, कुछ भी लेते हो, कपड़े खरीदते हो, पेन खरीदते हो, सब इकोनॉमी का एक हिस्सा बना देते हो, अपनी नोट को घुमा रहे हो। आपको कहीं से आ रही है, आप कहीं से जाकर दे रहे हो। क्लियर? पूरे दिन आप अर्थव्यवस्था में ही फंसे रहते हो। इसीलिए मैं कहता हूं अर्थव्यवस्था के चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं घूमती हैं। आपकी अर्थव्यवस्था, आपके पास सर्कुलेशन रुक गया, मान लीजिए आपके पिताजी ने आपका पैसा रोक दिया, फिर बजट पारित बंद हो गया, फिर क्या होगा? सारी व्यवस्थाएं रुक गई, आपकी राज्य व्यवस्था भी रुक गई, सारी पॉलिटिक्स, सारा दिमाग वहीं से बंद, पढ़ाई बंद, तुरंत दिमाग लगेगा कैसे हो मैं कहीं जॉब ही कर लूँ, ये सर्कुलेशन चालू हो फिर से। तो अर्थव्यवस्था के चारों तरफ, जिस घर की अर्थव्यवस्था खराब, फिर सारी व्यवस्थाएं खराब। ठीक है, तो इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बड़ा एस्पेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है ना, बराबर का दर्जा रखता है। मंदिर में भी जाइए तो यदि जेब में पैसा है, कड़की है, तो VIP लाइन, प्रसाद के हिसाब से भी मंदिर में भगवान के दर्शन है। तो मनी का एक रोल बनाया गया है। ठीक है, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ पे है? दुर्लभ संसाधनों को आवंटित किया जाता है। कहाँ पे हो गया? हाँ, जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसे आर्थिक प्रणाली के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। जिसे आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अब हेडिंग डाल लो, आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली आर्थिक प्रणाली, हाँ, लाइफ का पेट्रोल है पैसा। अब आप समझ रहे हो, हर चीज़ है पैसा। आप लोग फीस नहीं देते हो, मना कर देते हो, कहते हो पैसा नहीं लीजिए, समझिए फिर सब रुक जाता है। आर्थिक प्रणाली में देखिए, आर्थिक प्रणाली को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, आर्थिक प्रणाली को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के समाधान, आर्थिक प्रणाली को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के समाधान व अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अपनाया जाता है। तो ये तीनों चीजें आपकी अलग अलग थी, तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी। अब किसी को कोई डाउट हो इन तीनों में तो बताए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के समाधान व अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अपनाया जाता है। तो अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं हैं, उत्पादन में क्या समस्या है, वितरण में क्या समस्या है, कैसे इसका हमें समाधान करना है, कैसे हमें अर्थव्यवस्था को डेवलप्ड करना है, इन सब चीजों के लिए किया गया कार्य क्या है आपका? क्लियर? चलिए, इतना समझ में आया? अब ये वाला ग्राफ बना लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये। इसमें इसको बना लो, एक तरफ परिवार है, एक तरफ इस परिवार, एक ये कोई भी संस्था हो सकती है, व्यवसायिक फर्म कोई भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकती है, कोई भी का मतलब कोई भी, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे जिस चीज़ की भी हो। ठीक है, तो परिवार क्या करता है? किसी परिवार ने पूंजी, जैसे रिलायंस, मुकेश अंबानी के परिवार ने रिलायंस बना दिया, तो रिलायंस में उसने पूंजी लगाया, श्रम लगाया, लैंड लिया, सब कुछ किया। अब यदि उसने ये किया तो यदि भूमि है तो भूमि का किराया मिलेगा, किराया, मुआवजा, कुछ भी ना कुछ मिलेगा, जो चीज़ आप लगाओगे। यदि आपने श्रम लगाया, आप है, मान लीजिए आपने श्रम किया किसी भी व्यवसायिक फर्म में, आप एज ए एम्प्लॉई हैं, तो आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी या वेज मिलेगा। यदि प्रतिदिन के स्तर पे हैं, दिहाड़ी हैं, तो आपको पारिश्रमिक मिलेगा। और यदि आप परमानेंट हैं, ऑर्गेनाइज्ड फर्म पे हैं, तो आपको सैलरी मिलेगी। मंथली एक इनकम आपकी बना दी जाएगी, वो मंथली आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप कंपनी के मालिक हैं तो आपको लाभ मिलेगा, हानि भी मिल सकती है।
यदि आपने पूंजी लगा रखी है तो आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको ये व्यावसायिक फर्म रिटर्न करके देगी कुछ ना कुछ, जो कुछ भी आप उस फर्म में काम कर रहे होंगे। कल के दिन भारत सरकार भी एक व्यावसायिक फर्म है, मान लीजिए आप लोग आईएएस बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, मजदूरी या सैलरी, काम करोगे तो उसका पैसा देगी भारत सरकार आपको, और क्या देगी, ठीक है। लेकिन वो काम भी करवाएगी, ड्यूटी करवाएगी, खड़े रहना है 24 घंटे, 24 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, इस कागज में साइन करना है, इस कागज में साइन करना है, और पूरे दिन क्या करते हैं, ठीक है, नीचे के इतने सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें देखना है। तो जो जहां पे है उसी हिसाब से उसको मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर पे जाएंगे तो वहां पे भी यही मिलेगा, ठीक। तो जहां पे आपके पास घर है, प्रॉपर्टी है, भूमि है, लैंड को किराए पे उठा दीजिए, ब्याज किराया आने लग जाएगा। तो जो है आपके पास वो आपको ये व्यावसायिक फर्म लौटाएगी। इसके बाद ये परिवार है, ये क्या है, इससे इस व्यावसायिक फर्म से जरूरतें होंगी, आवश्यकताएं पड़ेंगी। जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार को हम क्या करते हैं, सेवाओं के लिए भारत सरकार को हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। भारत सरकार टैक्स के रूप में हमें क्या वापस करती है, कानून व्यवस्था। इतना बड़ा प्रशासन आपके लिए जगता है पूरी रात, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत आती है तुरंत जाइए FIR कीजिए, आपके ऊपर काम किया जाएगा। एक पूरी न्यायिक व्यवस्था बैठा रखी है भारत सरकार ने, विभिन्न प्रकार के सुविधाएं दे रखी है भारत सरकार ने। रेल बना रखा है आपके लिए सड़क परिवहन बना रखा है आपके लिए, हेल्थ सेक्टर बना लिया आपके लिए, स्कूल खोल रखे हैं ताकि जाइए आप पढ़िए, अब सुविधाओं का बेनिफिट उठाइए, ठीक है। PDS सिस्टम, जाइए राशन खरीद के आपको हर महीने राशन मिल जाएगा। तो भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार यदि एक व्यावसायिक फर्म है तो आप उसको क्या कर रहे हैं, और वो आपको सेवाएं दे रही है और उसके लिए आप, ठीक। और यदि कोई भी व्यावसायिक फर्म है वो आप उसके लिए उपभोग के लिए व्यय कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, और वो आपको कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती है, ना कोई चीज़ फ्री की लेनी चाहिए, क्यों, अर्थव्यवस्था के प्रति अपराध है। इसलिए गैस की सब्सिडी लेते हो, बना कर दो, अब नहीं चाहिए आज से, ठीक है। गैस की सब्सिडी है भारत सरकार PDS सिस्टम से, जब ये सब्सिडी देखिएगा आप जब पढ़ेंगे तो अब ये भारत सरकार के देने का कार्य है, क्योंकि देश की हमारी स्थिति ऐसी है, लोगों की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, सरकार को चाहिए कि इनकम को बढ़ाए। समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अब इसको आसान भाषा में कंक्लूजन करा देता हूं, लिखे, सरल शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था आर्थिक आदान प्रदान की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था आर्थिक आदान प्रदान की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। अब एक चीज देखिएगा, धन और वस्तुओं का प्रवाह विपरीत दिशा में है। इसमें यहाँ पे आप लगा रहे हैं, वापस आ रहा है। जैसे आप देंगे तो यहाँ पे इससे एक बहुत चीज सीखने को मिलती है। जब आप देते हो तो आपको मिलता है, नहीं देते हो तो नहीं मिलता है, ठीक है। जमीन में बीज डालोगे, खाद डालोगे, पानी डालोगे, पेड़ आएगा और आपको फल देगा। आप क्या हो, आप डालना ही नहीं चाहते, देना ही नहीं चाहते, अकर्मण्य हो, काम ही नहीं करना चाहते, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। ये दिखाता है ये परिपथ। तो यहाँ पे परिपथ क्या है, धन और वस्तुओं का प्रवाह विपरीत दिशा में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपने धन दिया तो आपको वस्तुएं मिली, सेवाएं मिली, ठीक है। तो लिख लो इस चीज को भी। इसे आय का वृत्ताकार प्रवाह परिपथ कहा जाता है। इसे आय का वृत्ताकार प्रवाह परिपथ कहा जाता है। इसे आय का वृत्ताकार प्रवाह परिपथ कहा जाता है। प्रवाह परिपथ कहा जाता है। इसमें धन और वस्तुओं का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। इसमें धन और वस्तुओं का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है, लेकिन
बंद परिपथ में, लेकिन बंद परिपथ में, लेकिन बंद परिपथ में। ठीक है, खुला बंद परिपथ ही है। खुला जैसे ही खोल देंगे खत्म बात। बंद परिपथ मतलब आप ये सर्किट बन गया ना एक, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा है। यदि ये हटेगा खुला परिपथ हो जाएगा, फिर क्या करोगे? व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। एक दूसरे से जुड़ाव जरूरी था। किसको बंद करोगे आप? किसको हटाना चाहोगे इससे? ओपन करिए। नहीं, यही तो लिखवाया मैंने, और क्या? अब इसमें क्या दिमाग लगाना? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बंद परिपथ का मतलब यह है कि सब एक दूसरे के अभिन्न हिस्से हैं। यदि किसी को भी हमने अलग करने की कोशिश की, प्रभावित हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, चलो इसको हटा देते हैं, इसका होगा, ये लग पाएगा फर्म। ठीक है, ये सब कुछ लगा दीजिए। ठीक है, आपने पूंजी लगा दी, सब कुछ लगा दी। ठीक है, आपने पूंजी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, और पूंजी लगाने के बाद आपको क्या हुआ? आपके साथ सब कुछ आपने लगाया, और लगाने के बाद आपको ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये हिस्सा आपको नहीं मिल रहा, न ये लाभ मिल रहा, न मजदूरी मिल रहा, न किराया मिल रहा। किसी कंपनी में अभी भारत सरकार आपको ज्वाइन करा ले, आ जाओ भाई IAS बन जाओ 0 रुपये में। कितने दिन काम करोगे? 4 दिन बाद IAS बुरा लगने लग जाएगा। मोटी तनख्वाह के लिए जा रहे हो ना आप? मोटी तनख्वाह, पद, प्रतिष्ठा, पावर, इसके लिए जा रहे हो ना? मुद्दा इस बात का है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी को हटा दीजिए, खत्म हो जाएगा परिपथ, समाप्त हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड है। ये है, आप भारत सरकार को पैसे देते रहिए, वो आपको कुछ ना दे। किसी को भी आप पैसे दीजिए, वो आपको वापस ना करे कुछ भी। एक भिखारी को भी पैसे देते हो ना आप, वो आपको आशीर्वाद दे के जाता है, इसलिए देते हो आप कि मैं इसको करूंगा। पारलौकिक सोच है आपकी, तो ऊपर अच्छा होगा, ऊपर वाला देखता है। दान, परोपकार, धर्म, सेवा, जो कुछ भी करते हो, इसके पीछे भी आपकी एक मनसा होती है कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, अपने अगले जन्म के लिए कर रहा हूं। ऐसे थोड़ा ना आप कुछ भी कर रहे हो। तो हर चीज एक परिपथ में है, हर चीज के पीछे रिटर्न है आपका। जहां रिटर्न खत्म, तभी ये पढ़ाई करके आपको इकोनॉमी पढ़ के कुछ ना मिले, आपके सिलेबस का हिस्सा ना हो। UPSC हटा दे, पढ़ोगे इकोनॉमी? UPSC भी बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें जोड़े नहीं है, तो आपको इसको पढ़ने के बाद आपके सिलेबस का हिस्सा है। 4 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आए अर्थव्यवस्था से तो पढ़ोगे, रिटर्न मिलेगा। बंद परिपथ में हो आप लोग भी, वही पढ़ोगे जो सिलेबस में हो, उसके इधर उधर नहीं पढ़ोगे। जब BA में थे तो भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे थे, वो BSc वाले पढ़ रहे थे। आप कॉमर्स की क्लास नहीं कर रहे थे। समझिए, आप बंद परिपथ में काम करते हैं हमेशा। कोई भी खुले परिपथ में काम नहीं करता, सबका परिपथ बंद ही होता है। समझे मेरी बात? घुस रही दिमाग में कि नहीं घुस रही? हाँ, चलो। समझदार तो मतलब सेकंडों में समझ में आ जाती है बात। 1 सेकंड में समझ में आ जाता है कि नहीं आता? कि अभी भी आपके दिमाग का ऑपरेशन किसी दिन करना पड़ेगा, चीर फाड़ करके उसमें जितने डाउट हैं ये बहुत सारे, क्योंकि तुरंत नहीं समझ में आता है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था। साइंस वाला बच्चा तो और तार्किक होता है, तुरंत दिमाग लगा ले जाता है, अच्छा ऐसे ऐसे होगा। तो हम इसको इकोनॉमी भी यूज कर रहे हैं, क्या बुराई है? हर चीज़ बंद परिपथ में होती है, कोई भी चीज़ बिना बंद परिपथ के नहीं है। माता पिता भी आपको पैसे इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि कल के दिन बुढ़ापे का सहारा बनोगे, कुछ बन जाओ, उनका नाम होगा। आपके पैसे भेजने से तो उनकी बदनामी हो, तो क्यों भेजें आपको? हर चीज़ के पीछे रीज़न है, ठीक है ना? विदाउट रीज़न कोई भी, प्रकृति में भी कुछ भी नहीं हो रहा। प्रकृति भी एक बंद परिपथ में काम कर रही है। प्रकृति ने अपने नियम बना रखे हैं। यदि प्रकृति के नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो वो क्या करती है? उसे दंड देती है। सिस्टम का एक नेचर का क्या है? नियम है। असमय खाना खाने लग जाइए, तुरंत दंड देगी, आपका स्वास्थ्य गिरा देगी। असमय सोने लग जाइए, है ना? तो जिस चीज का उसने रूल बना रखा, उस रूल को ब्रेक करेंगे तो तुरंत आपको क्या करेगी? दंड देगी। यानी कि वो फिर आपको परिपथ में ले आएगी।
जैसे ही परिपथ से भागोगे खींचेगी, इधर आओ। फिर होता है डॉक्टर के पास जाते हो, चीड़फाड़ कराते हो, सही कराते हो, परिपथ में लाके खड़ा कर देता है। अब रहो, है ना। अभी आप हो समाज में, आप कानून में बंधे हुए हो, एक परिपथ में घूम रहे हो, तोड़ दो अभी, तुरंत डालेंगे जेल में आपको 2 मिनट में। फिर वहाँ परिपथ में मार पीट के आपको सही करके फिर छोड़ा जाएगा बाहर। तो जेलें क्यों बनाई गई हैं? परिपथ में लाने के लिए। नहीं मानोगे, लगेगा कि यार ये नहीं आएगा, तो सीधा चलो फांसी, इसको बाहर ही करो, ऊपर वाले परिपथ में भेज दो। आपको बाहर ही बिल्कुल पूरा रास्ता ही खत्म कर दिया जाएगा, ताकि ये दूसरों के लिए क्या बन जाए। तो हर कार्य एक व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है। अर्थव्यवस्था भी इसी नियम का पालन करती है, ठीक है। चाहे राज्य व्यवस्था हो, हर चीज, कोई भी चीज में अराजकता स्वीकार्य नहीं है। जैसी अराजकता आएगी रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आर्थिक प्रणाली। ये शब्द हमने लास्ट में पढ़ा है, आर्थिक प्रणाली, और ये सर्किल बना लिया। अब आर्थिक प्रणाली क्या है, ये चीज मैंने आपको बताई कि आर्थिक प्रणाली समस्याओं का समाधान है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान, आर्थिक समस्याएं जो हैं, उन आर्थिक समस्याओं का समाधान जो है कौन करता है? आपका आर्थिक प्रणाली। तो अब किसी देश की क्या समस्या होगी, पहले ये निकालनी पड़ेगी कि ये देश की ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने पूरे देश को चूस लिया, है ना। शोषणवादी प्रकृति, क्या हुआ? भारत में पैसा, इकोनॉमी जनरेट हुई लेकिन डंप होती गई, रोक दिया अर्थव्यवस्था को। कहाँ डंप करते गए? इंग्लैंड में। उत्पादन यहां से हो रहा था, वितरण इंग्लैंड में हो रहा था। यहाँ के लोग बिल्कुल सूखे जा रहे थे, ना यहाँ पे एजुकेशन मिल रही थी लोगों को, ना यहाँ पे पेट में, बुरा हाल हो गया था। शोषणवादी प्रकृति, दास बना के रख दिया लोगों को, गुलाम बना के रख दिया, है ना। क्या हो रहा था? बादल गंगा, एक है ना आपका वो, कि बादल गंगा से पानी तो लेते थे लेकिन कहां बरसते थे? टेम्स नदी में। ऐसा होने लग जाए तो फिर क्या होगा? टंकी है कोई, टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, टंकी में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है फुल, मान लीजिए, यहां से एक लीकेज आ जाए, ऊपर से भरने का प्रयास न किया जाए अब इसमें, तो धीरे धीरे क्या होगी? टंकी खाली हो जाएगी। आपके पास करोड़ों रुपए रखा हो लेकिन उसके सोर्स ऑफ इनकम में आपने जनरेट ना किया हो, डेली आप उसे खर्च करना चालू कर दें, आय से अधिक खर्च करें, एक दिन क्या होगा? अकाउंट खाली हो जाएगा। तभी एक हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी कहावत है, पूत कपूत को क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि पुत्र आपका कुपुत्र निकल गया, निकम्मा निकल गया, तो उसके लिए पैसा संचित करके क्या करोगे? और यदि पुत्र बहुत अच्छा है तो भी उसके संचित का वो खुद ही बना लेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? ऐश करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? लोभ मोह माया सब फंसे हुए हैं, इसके लिए हो जाए, उसके लिए हो जाए, पहले बेटे के लिए, फिर नाती पोता, उस चक्कर में फिर स्वर्ग से धार जाते हैं। अब पता नहीं स्वर्ग ही जाते हैं कि नरक मिलता होगा ऐसे लोगों को, पता नहीं। तो ऐश करनी चाहिए अपनी खुद की। अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन करो, खर्च करो, पर इनकम को, फ्लो को बना के रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने देश की समस्याएं, ब्रिटिश काल पे देश की स्थिति कैसी हो गई? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, धन का निष्कासन हो गया। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के अकेले हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था को चला सके। तो उसने क्या किया? 3 प्रकार की, पहले देखो आर्थिक प्रणाली समझ लो कि क्या क्या होती है। 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां होती है। पहले होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। बहुत सिंपल पहले समझाता हूं, फिर भारत में आएंगे, हम भारत का भी चीजें समझेंगे। पहला है आपका पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है आपकी समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है आपका मिश्रित, दोनों से का मिला जुला रूप, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक चीज समझिए, कैपिटलिस्ट का मतलब है सरकार यहां पे हस्तक्षेप की नीति का पालन करती है। लेसेस फेयर का सिद्धांत, वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने, उसी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया लेसेस फेयर, यानी गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप नहीं करती है। पूरे बाजार को, डिमांड एंड सप्लाई, बाजार की 2 पावर है, मार्केट है, बाजार है, हम सब बाजार में हैं। बाजार की 2 पावर है, डिमांड है और सप्लाई है, मांग है
और मांग के एवज में पूर्ति है। यदि इन दोनों में संतुलन खराब होगा, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो ये दो पावर हैं, ये पावर क्या करती है, कंट्रोल करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सरकार सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है, रेगुलेशन करती है। सरकार का काम क्या रहता है, रेगुलेट करना, विनियामक संस्था के तौर पे काम करना। ध्यान रखना कोई गलत ना करे, ऐसा ना हो कि किसी की मोनोपोली क्रिएट हो जाए। ऊपर से दृष्टिपात करना, सारा काम कौन करता है, निजी क्षेत्र के लोग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर यहां पे सक्रिय रहता है, निजी क्षेत्र के हाथों में सारी चीजें सौंप दी जाती हैं, ठीक है, और सरकार ऊपर से बस नजर रखता है, दृष्टिपात रखता है। ये तो आपकी कैसी हो गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था पे विनियामक नहीं, कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखती है। सब कुछ सरकार का ही होता है, जितना कुछ होगा सार्वजनिक होगा। सार्वजनिक मतलब सबका, सब सरकार का है। सड़कें सरकार की, स्कूल सरकार के, अस्पताल सरकार के। यहां पे क्या होंगे, पूंजीवादी में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर का होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, सब कुछ सरकार। सरकार यहां पे विनियामक नहीं होती बल्कि कंट्रोलर होती है, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। पूंजीवादी में केवल रेगुलेट करती है, यहां पे कंट्रोल करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार दोनों भूमिका में होती है, विनियामक भी होती है, विनियामक भी होती है और कंट्रोल भी करती है। दोनों चीजें हैं यहां पे, ठीक है। कंट्रोल भी करती है यानी नियंत्रण भी करती है। बस यही मिक्स्ड है, सिंपल आसान भाषा में। अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट है, कुछ भी देखिए सब कुछ सरकार, कोई सरकार का कोई कंपनी नहीं। जितना हेल्थ सेक्टर सब प्राइवेट, जितने बैंक सारे प्राइवेट, सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी उसने बना रखा है, ठीक है। तभी आप देखते हैं बड़ी बड़ी विश्व की जितनी कंपनियां हैं सब अमेरिका की हैं। क्यों, लोगों को सरकार ने छूट दे रखी है खुली। आप है 10वीं 12वीं की, अपना बैंक ही खोल लिए, पड़ोस मोहल्ले नुक्कड़ में पता चला आपने अपना खुद का निजी बैंक खोल लिया। बड़ा आसान है वहां पे खोलना, भारत में दांतों तले पसीना आ जाएगा आपके। क्यों, क्योंकि कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। यहां पे क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैरामीटर्स डेवलप कर रखे हैं, रेगुलेटरी बॉडी भी है, कई चीजें में रेगुलेशन नहीं है। शिक्षण संस्थान हम चला रहे हैं, सरकार को एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, है ना, ऐसे पैरामीटर्स नहीं है। आप घर में भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, शिक्षा के क्षेत्र को गवर्नमेंट केवल रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल भी कर रही है, क्योंकि उसके खुद के विद्यालय भी है। जहां पे सरकार का है वहां कंट्रोल है। जैसे अमेरिका में आपका पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अमेरिका ही नहीं है, विश्व की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो केवल निजीकरण पे है, चाहे वो ब्रिटेन हो। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। तो बहुत सारे यूरोपीय देश हैं और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि केवल और केवल सिर्फ किस पे आधारित है, निजी अर्थव्यवस्था पे, प्राइवेटाइजेशन पे। सब कुछ पब्लिक प्राइवेट का है, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका काम है कि वो कारपोरेट रूल करें और वहां पे कमा करके गवर्नमेंट को टैक्स भरें, जितना टैक्स गवर्नमेंट का बनता है। बस गवर्नमेंट बस दृष्टिपात रखेगी कि आप गलत ना करने चाहिए। ऐसा तो नहीं आप टैक्स चोरी करने लग गए, ऐसा तो नहीं कि आप कंपटीशन को, है ना। अब जैसे जियो है, जियो क्या है, जियो छोड़िए, हमारी फील्ड में भी एक बैठा हुआ है खिलाड़ी, कोई बहुत बेहतर काम कर रहा है, बोली लगा देता है, उसके टीचर तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, प्राइवेट संस्थाएं। अभी रेगुलेटरी बॉडी एजुकेशन के लिए मुझे भी लगता है बनना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा आयोग बनना चाहिए जो देखे कि कम से कम ऐसा ना हो कि मोनोपोली क्रिएट हो जाए। अभी देख रहे हैं खरीद फरोख्त बहुत चलती है। अभी शायद एक बड़ी संस्था है जो इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करती है, उसने भी एक संस्था को खरीद लिया, ठीक है। तो क्या है ना कि ये जो है ना, आने वाले समय में क्या होगा, शिक्षा भी बड़ी महंगी हो जाएगी। क्यों, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट संस्थाएं अब धीरे धीरे इस तरीके से आ रही हैं और गवर्नमेंट धीरे धीरे इस पर ढीला हवाई कर रही है। और कोई भी इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता एजुकेशन के साथ। सब चाहते कि एजुकेशन जो है ना, सबसे आधारभूत चीज है, तो बेस्ट मिले, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, जब टोटल कंप्लीट निजी हो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जब टोटल सरकारी हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब निजी और सरकारी दोनों हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इतनी सी बात है, अभी छपवाऊंगा नहीं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे पूंजीवादी में अमेरिका है, समाजवादी में सोवियत संघ है, अभी वर्तमान में रसिया है, रूस एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है,
चीन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, वो भी आपका गवर्नमेंट के नियंत्रण पे। चीन में विपक्ष है ही नहीं, सब कुछ सरकार का है, सरकार ही सब कुछ देती है। सरकार वहाँ पे सैलरी नहीं देती, सुविधाएं देती है। मान लीजिए आप राष्ट्रपति हैं वहाँ पे चीन में, तो राष्ट्रपति के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो सारे उपलब्ध कराती है। ठीक है, आप वहाँ पे किसी बड़े प्रशासनिक पद पे चले गए तो प्रशासनिक पद की क्या जरूरतें वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। समझ रहे हैं ना, सुविधाओं की आपको उपलब्धता सारी है। जैसे भारत सरकार सुविधा प्लस सैलरी दोनों देती है, राष्ट्रपति के लिए सुविधाएं नहीं है। कितनी सुविधा, भारत का राष्ट्रपति आलीशान जिंदगी जीता है, इतने बड़े मकान में रहता है जितने बड़े मकान भारत में कोई नहीं रहता होगा। आलीशान भारत, पूरा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति निःशुल्क बिना किराया दिए हुए। यदि किराया लगा दिया जाए ना तो राष्ट्र कम से कम उसका 15 करोड़ रुपए तो किराया आएगा, जीवन भर ना भर पाएंगे। एक वो भाषण था ना राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने कहा कि बड़े इमोशन में आके वो बोल गए, उन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं। एक राष्ट्रपति जब अपनी यात्रा करता है, राष्ट्रपति की एक स्पेशल ट्रेन होती है, एक बार का खर्चा उसका 4-5-6 लाख रुपए आता है। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि मिलता तो बहुत ज़्यादा है पर सब टैक्स ही कट जाता है। एक टीचर को बहुत अच्छा मिलता है राष्ट्रपति से, टीचर चलेगा कभी, रह पाएगा, उसके दर्शन नहीं कर पाएगा कभी, है ना। तो राष्ट्रपति विदेश जाना है, सब भारत सरकार का प्राइवेट जेट प्लेन, इतने सारे कर्मचारी, एक पूरी की पूरी फौज राष्ट्रपति के लिए डेडिकेटेड है। राष्ट्रपति भवन में कितने कर्मचारी काम करते होंगे, यदि उनकी सैलरी जोड़ ली जाए तो। हाँ सर, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो सर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है सर? उसको लोक कल्याण थोड़ी ना करना है। क्यों नहीं करना है, लेगी तो कुछ, जैसे सड़कें हैं, सड़कें प्राइवेट होंगी क्या? सड़कें तो सरकार ही बना के देगी ना। भारत में भी यही है, इसको अभी पढ़ेंगे, निवेश मॉडल डेवलप होते हैं, पीपीपी मोड, है ना, पीपीपी मोड। लेकिन वो सब नहीं कर सकते ना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा सकता है ना। तो ऐसा भी है, जैसे भारत में अब आप जाइए, ये यमुना एक्सप्रेसवे में जाएंगे, जेपी ने बनाया है पूरा का पूरा, यहाँ तक आगरा तक जाएंगे तो जेपी का पूरा कंस्ट्रक्शन है, अंबानी का पैसा उसके आगे लगा हुआ है पूरा। यहाँ इनकम टैक्स लेते हैं सर, अगर 8 लाख से ज्यादा तो सर 30% ले लेते हैं, तो सर वो लेके पैसा लोग कल्याण के लिए लगाते हैं ना सर। सरकार ये बताओ फिर पुलिस रहेगी नहीं रहेगी, रेगुलेटरी बॉडियों की सैलरी कैसे जाएगी? जब सब प्राइवेट के हाथों में, तब तो टैक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स नहीं लेगी तो कैसे रेगुलेट करेगी, प्रशासन कैसे चलाएगी? पब्लिक ओरिएंटेड रहेगा कि नहीं रहेगा प्रशासन, इसलिए उसे चाहिए ही चाहिए, उसका भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए ना। आप ये कह सकते थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए, ये सब सरकार का है, सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है, सब सरकार का है, रेल सरकार की, सड़क सरकार की, अस्पताल सरकार के। जाओगे सरकारी अस्पताल पे जाओगे, वहाँ पे पैसा तो लेगी ना गवर्नमेंट आपसे इलाज कराने के, थोड़ा ना आपको फ्री दे देगी। स्कूल जाओगे तो फीस लेगी आपसे, फीस लेके कमा रही, सब चीज़ पे आपसे ले रही है, तो आपको बस अब टैक्स ना ले, सब कुछ सरकार का। जो प्राइवेटाइजेशन होगा जहाँ पे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स होगा, क्योंकि सरकार के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, सरकार के पास खुद का कुछ नहीं है। अभी हमारी सरकार क्या कर रही है, सब बेच रही है अपना, ताकि बेचूं तो टैक्स में आराम से जीऊं। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन क्या है कि अब हम क्या करेंगे, जितना भी राष्ट्रीय संपत्ति है सबको कॉन्ट्रैक्ट में उठा देंगे, किराए में उठा देंगे, नीलामी करेंगे, ऑक्शन करेंगे, उससे भी पैसा आएगा और हर महीने बढ़िया, हर साल जो है खूब सारा पैसा मिलता रहेगा, फिर उसको ऑक्शन कर देंगे, फिर ऑक्शन कर देंगे, ऐसे कमाएंगे। खुद कौन करना चाहता है? समझ गए बात को? बस ये वाली चीज है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें तो सिर्फ सेवाएं देती है, तो फिर टैक्स कैसे लेती होगी सरकार? किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार टैक्स लेती है, उसमें भी लेती। तो फिर वो टैक्स कैसे लेती होगी? पैसे तो देती नहीं है। टैक्स कैसे लेती, मैं समझा नहीं। फिर आपने तो बोला उसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें केवल सुविधाएं दी जाती है, उसमें सैलरी नहीं दी जाती है। तो फिर वो टैक्स कैसे कलेक्ट करती होगी? वाह, मुझे बताइए, कोई भी सुविधा देंगे आप, जब सब कुछ सरकार का है, समझिएगा बात मेरी, सब कुछ सरकार का है, कंप्लीट आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखिए, कंप्लीट समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कोई अर्थव्यवस्था कंप्लीट समाजवादी है, सब कुछ सरकार का है, रोडें सरकार की, अस्पताल सरकार के। अब सरकार अपने नागरिकों को क्या करे, आप हैं,
इसमें एक टर्म्स यूज किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार उपभोग और जरूरत के अनुसार आवश्यकता के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग और क्षमता के अनुसार योगदान। आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं आप राज्य से लीजिए, राज्य आपको सब देगा, पर आपकी क्या क्षमता, आप भी तो कुछ करोगे ना राज्य के लिए। चीन वगैरह में क्या होता है, सब कुछ सरकार देगी, हर चीज देगी, लेकिन शुरू से टारगेट रहता है मेडल लाना है तो लाना है। खेल रहे हो तो ऐसे नहीं कि फ्री की रोटी तोड़ रहे हो, अकाउंटेबिलिटी होती है इन गवर्नमेंट्स में। तभी आप देखते हो सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल लेकर के आते हैं हर क्षेत्र में, तो सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही है। तो अब आपको चाहिए कि अब आपकी क्षमता जितनी है उसके हिसाब से आप सहयोग करना चालू करिए। वहाँ पे एक प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। यहाँ पे क्या स्वच्छंद हो आप अपने देश में, तो पढ़ रहे हो 40-40 साल तक पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। राज्य एक आईआईटीएन होता है, आईआईटी पे गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती होगी एक आईआईटीएन बनाने में। एक आईएएस की ट्रेनिंग करते हो तो आईएएस की ट्रेनिंग में आपके ऊपर कितना पैसा लगाएगी, 10-20-50 लाख रुपए लड़का लगाती है गवर्नमेंट, लेकिन आईएएस की ट्रेनिंग के छोड़ दिए। किसका रेवेन्यू लॉस है, आपका है, सरकार का है। बहुत सारे लोग होते हैं करने के बाद फिर छोड़ दे। गवर्नमेंट अब बॉन्ड पेपर साइन कराती है। 17-18 साल आप इंडियन आर्मी में जाते हैं, गवर्नमेंट आपको तैयार करती है पूरा फौज के लिए। 18 साल सेवा देने के बाद रिटायर होकर चले आए, बीच में रिटायरमेंट आपने ले लिया, तो इसमें लॉस किसका है। तो जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है इसमें सब कुछ सरकार आपको, देखिए अभी समझो मेरी बात को समझो, जो भी मैं बात कर रहा हूं ये आदर्शात्मक स्थिति की बात कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में ना तो कोई अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पूंजीवादी है, ना तो कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से समाजवादी है। उनका एक पडला झुकाव हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये पूंजीवाद है और ये आपका समाजवाद है, ठीक है, तो एक झुकाव हो सकता है इस तरफ अमेरिका का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूरी तरीके से पूंजीवादी नहीं होगी वो भी, वहां पे भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें योजनाएं चल रही हैं। या चीन है तो पूरी तरीके से समाजवाद है, क्या समाजवाद की तरफ झुकाव है। गवर्नमेंट भी अब बहुत सारी चीजें कर रही है। प्राइवेट सेक्टर, अलीबाबा क्या है, सरकारी है, अलीबाबा सरकारी है क्या, जियोनी सरकारी है क्या, लेनोवो सरकारी है क्या, रेडमी सरकारी है क्या, सरकारी फोन थोड़ा ना आप यूज कर रहे हैं, सब प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही हैं वहां पे। लेकिन कंट्री क्या है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सरकार का नियंत्रण है, वहां पे कंट्रोल है पूरी तरीके से, तो झुकाव है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कोई भी पूरी तरीके से नहीं हो सकता। सोवियत संघ था एक समय पूरी तरीके से, क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। क्यों, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे जटिल समस्या होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यदि सरकार भ्रष्ट हो गई तो फिर सब खराब है, तब से बेकार ही है ना। समाजवादी में सब सरकार का है, सब सरकार भ्रष्ट है, बेच देगी देश, जनता के लिए कुछ नहीं होगा। प्राइवेट में कम से कम एक प्रतिस्पर्धा तो होती है। इसलिए भारत ने क्या किया, समसामयिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि सरकार के पास अनुभव नहीं था, शासन कोई और करके गया था, जो करके गया था वो चला गया था, तो जो चले गए थे तो फिर हमने क्या किया, अपने हिसाब से ध्यान में रखते हुए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था ली, ताकि एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार हो और मिल करके जनता और सरकार दोनों मिल करके काम करें। तब टाटा भी है, रिलायंस भी है ना, गेल बेल बहुत सारी कंपनियां हैं, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न सरकार की कंपनियां हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर में सब लगे हुए हैं, है ना। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, समझ रहे हैं। तो भारत में गवर्नमेंट को मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि देश की दशा और दिशा कुछ ऐसी थी। यदि पूरी तरीके से पूंजीवादी कर देते तो गरीब आदमी मर जाता, सब निजी के हाथों में चला जाता, तो गरीब आदमी को क्या होता, प्राइवेट क्या देता, सब में पैसा चाहिए। यहाँ तो ये हालत है कि लोग एक टाइम पे खाने के लिए नहीं था, विदेशों से गेहूं आता था, गेहूं खरीदने के लिए पैसा। आज भी सरकार आपको 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए में आपको गेहूं चावल चना सब दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि ताकि जनता खा के सो सके। इतनी हमारी इनकम नहीं है कि हम जा करके 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए में दाल खरीद पाओगे आप। अभी भी सब्जी थोड़ी सी महंगी हो गई तो हाहाकारी हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर चीज दे रही है आपको, कंट्रोल कर रही है महंगाई पे, ठीक है। तो यदि पूरी तरीके से सरकारी कर देते तो अनुभव नहीं था, अनुभव विहीन सरकार थी,
कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पता चलता कोलैप्स हो जाता सिस्टम, नया नया हमने संविधान बनाया था। तो इसलिए दोनों का सहयोग को प्राथमिकता दी गई और हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई, ताकि सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाए, समाज के लोक कल्याण की भावना से लिए, और प्राइवेट सेक्टर भी देश के उत्थान के लिए कार्य कर सके, आधारभूत जरूरतों को पूरा कर सके। इस मंशा से कार्य किया गया। क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है। हाँ, फिर वही बात, अभी ये क्या समझाया मैंने, झुकाव है समाजवाद की ओर। सब सरकार का कहाँ है? अभी तो क्या बताया मैंने कि रेडमी, एमआई, लेनोवो सरकारी हैं। जो सरकार का है वहाँ पे लोग जाते हैं तो क्या पैसे नहीं देते हैं? देते होंगे, वहाँ भी सुविधाएं जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट दे। अभी 1 रुपए का पर्चा लगता है आपको अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कितना देते हैं, प्राइवेट में जाके कितना आप देते हैं? ये वैक्सीन कोरोना की लगवाएं, कितना पैसा दे के आए आप? सरकार लगवा रही थी ना, अभी प्राइवेट में लगेगी तब देखना 1000, 2000, 3000 भी वसूले जाएंगे। तो जहां सरकार है उसने दे रखा है, 1 रुपए के पर्चे में इलाज हो रहा है आपका, और 1 रुपए के पर्चे में इसलिए हो रहा है ताकि पर्चे गिने जा सके, काउंटिंग हो सके, कितने लोग आए ये भी पता चल सके। अब 1 रुपए, एक टोकन मनी आपसे ली जा रही है, कहां पैसे देते हो भाई? दवा लेते हैं, कहां पैसे मिलते हैं आपको? वहां पे अस्पताल में दवाएं भी दी जाती हैं। अब भ्रष्टाचार अलग मामला है। सरकार ने तो अभी आयुष्मान कार्ड बना करके आप लोगों को 5 लाख तक का इलाज अब प्राइवेट में जाके करा लो। ऐसे चाइना में भी। हमारे यहाँ समाजवादी, हमारे यहाँ चाइना क्यों जा रहे हो? अपने देश का समाजवाद देख लो ना। सरकारी स्कूल में कहाँ पैसा लगता है बताओ? मिड डे मील भोजन अलग मिलता है बीच में। प्राइवेट में चले जाओ, डीपीएस में 1-1.5 लाख रुपए महीने की फीस है। समझ रहे? प्राइवेट और निजी क्या करेगा? सुविधाओं के हिसाब से आपकी रेट बढ़ाता जाएगा। जैसा ब्रांड लेंगे, ब्रांड चलता है निजी में। कपड़ों में जाते हो ना, नॉन ब्रांडेड के लिए भी खुले हुए हैं विशाल मेगा मार्ट, और नहीं चले जाइए डीएलएफ में, वहाँ मिलेंगे आपको, गुची भी मिलेगा, दुनिया भर के ब्रांड मिलेंगे, उनका वैल्यू अलग है। समझ मेरी बात को? बस ये चीज़ है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। सरकार आपको, जाइए राशन की दुकानों में, गेहूं खरीदिए, आपको पता चलेगा कितने का मिलेगा प्राइवेट में। सरकारी जाके पीडीएस से लाते हो, 5 किलो भर लाते हो आप, 10 किलो भर लाते हो। चीनी आपको सब्सिडी में गवर्नमेंट दे देती है। कोविड हुआ था, सरकार ने बांटा था आप लोगों को, पैसे लिए थे सरकार ने? नहीं लिए ना। बस ये चीज़ है, वहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं आपको। सुविधाएं ही तो दे रही है, हमारी गवर्नमेंट दे रही है, बाकी दूर की बात तो छोड़ो। ठीक है। अब आपके ऊपर चॉइस है इंडिया में, बाई चॉइस आपने प्राइवेट चुना है। ठीक है। स्कूल आपने प्राइवेट चुन लिया, अस्पताल आपने प्राइवेट चुन लिया, तो ये बाई चॉइस आप चुनते हैं। सार्वजनिक भी उपलब्ध है। ठीक है। चलिए, इसीलिए सरकारी होना चाहिए। इंडिया जैसे देश के लिए गवर्नमेंट निजीकरण कर रही, तो पूरी तरीके से निजीकरण के मैं तो पूर्ण खिलाफ हूँ, और गवर्नमेंट को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं आया कि हम पूरी तरीके से निजीकरण कर दें। ठीक है। कल इसको छपवाएंगे, ये सारी चीज़ों को। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हमारा अभी तक जितना बताया समझ में आया सभी को? ऑनलाइन के जितने भी बच्चे लाइव में हैं और जितने आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।